हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की और कुछ फैक्टर है जो हमारे ब्लड प्रेशर पे जो अफेक्ट करते हैं, जैसे हार्ट रेट और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, उनके बारे में डिटेल में स्टडी किया अपन ने। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो अगर अपन को ब्लड प्रेशर पता है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, उस पर किस किस तरह के फैक्टर का अफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें पता है, तो हमें ब्लड प्रेशर के जो रेगुलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर का जो रेगुलेशन होता है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर हर एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। करेक्ट। वो थ्योरिटी की फॉर्म में भी पूछ लेगा और हमें वाइवा में के अंदर भी पूछ लेता है कि बताओ कि ब्लड प्रेशर के अंदर किस किस तरह के जो फैक्टर है मतलब जो रेगुलेशन है वो किस तरह से होता है, उसका रेगुलेशन ब्लड प्रेशर का, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में ये चीज़ें लेके आया हूँ कि ब्लड प्रेशर को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। 3 तरह के टर्म में इसको रेगुलेट किया जाता है: शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। करेक्ट। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए, तो जो शॉर्ट टर्म नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ सेकंड में और कुछ फ्यू मिनट के अंदर ये एक्टिव होता है। और ये जब कुछ सेकंड के अंदर, फ्यू सेकंड और फ्यू मिनट के अंदर एक्टिव होता है, और ये कंट्रोल कहाँ तक होता है? कुछ घंटे तक। करेक्ट। इंटरमीडिएट टर्म की अगर बात करूं, ये हमारे फ्यू हावर्स में एक्टिव होता है और कुछ फ्यू डे के अंदर ये कंट्रोल करता है, फ्यू डे तक ये कंट्रोल करता है। लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए, तो लॉन्ग टर्म क्या है? ये फ्यू डे के अंदर एक्टिव होता है और कंट्रोल करता है लॉन्ग मंथ, ईयर के अंदर जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म की 3 तरह की कंडीशन है: एक बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, एक कीमो रिसेप्टर मैकेनिक और एक सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स है। यहाँ पे जो बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर को मैं दोनों को एक साथ पढ़ूंगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंस है, वो देखेंगे चीजें। अगर मैं बात करूं कि बैरो रिसेप्टर है, इसके अंदर स्ट्रेस रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जबकि जो कीमो रिसेप्टर की अगर बात करूं, इसके अंदर सेंसेशस ऑक्सीजन सप्लाई प्रेजेंट होती है। उसके बाद में इसकी खास बात यह है कि बैरो रिसेप्टर की अगर बात की जाए, ये बैरो रिसेप्टर हमारी कैरोटिड साइनस और आर्च ऑफ अओर्टा के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि जो कीमो रिसेप्टर की अगर बात करूं तो ये प्रेजेंट होता है हमारी कैरोटिड बॉडी के अंदर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा यार कि यहाँ पे तो ये तो है कैरोटिड बॉडी, कीमो रिसेप्टर तो कैरोटिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, बट जो बैरो रिसेप्टर ये कैरोटिड साइनस अलग चीज है और बॉडी अलग चीज है। करेक्ट। तो ये कैरोटिड साइनस और आर्च ऑफ अओर्टा के अंदर प्रेजेंट होता है और एट अ बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, मतलब वही है सेम। बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, मतलब कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केशन होगी किस किस के अंदर? कैरोटिड साइनस और एक आर्च ऑफ अओर्टा के अंदर। करेक्ट। उसके बाद में इसके अंदर कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे जब बीपी ज्यादा होती है तब तो बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म एक्टिव होता है, और जब बीपी कम होती है तब क्या है? कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म एक्टिव होता है। तो मैंने क्या कहा कि जब बीपी ज्यादा है तब की बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, जब बीपी कम है तो उस समय क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है उससे कीमो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। करेक्ट। ब्लड फ्लो कम होगा, भाई बीपी कम है तो ब्लड फ्लो भी कम होगा, और ब्लड फ्लो कम है मतलब कीमो रिसेप्टर एक्टिव हो रहा है। उसके बाद में कुछ चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, वो देख लेता हूं मैं, वो भी पूछ लेते हैं। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि वेसोमोटर सेंटर की अगर बात की जाए, उसके अंदर 2 तरह के सेंटर, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर, अगर आपने सुना होगा मेडुला ऑब्लंगेटा, तो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर 2 तरह के सेंटर होते हैं। एक होता है वेसोमोटर सेंटर, वीएमसी सेंटर, और एक होता है वेगल न्यूक्लियस। जो वेसोमोटर सेंटर होता है, ये तो क्या करता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और ये जो वेगल न्यूक्लियस होता है ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देता है। मैंने कहा कि मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मतलब हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम
ज्यादा हो जाएगी इस केस के अंदर। जबकि वेगल न्यूक्लियस के केस की बात करें, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करता है, मतलब हार्ट रेट कम होगी। अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा, बेरो रिसेप्टर एक्टिव हुआ। अगर बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, जिसकी वजह से क्या करना है कि बीपी ज्यादा है, बीपी ज्यादा है तो बीपी कम करना है। अगर बीपी कम करेंगे, वो कब कम होगी, जब हार्ट रेट को कम करना पड़ेगा। और जब हार्ट रेट कब कम होगी, जब सिंपैथेटिक, तो क्या होगा, सब सिंपैथेटिक की एक्टिविटी कम होगी। मतलब यहाँ पे बीपी ज्यादा हो रही थी, मतलब हार्ट रेट ज्यादा थी, मतलब यहाँ सिंपैथेटिक एक्टिविटी कौन कर रहा है, ये जो वेसोमोटर सेंटर है, तो इसको तो अपन को इनिबिट करना पड़ेगा। इनिबिट क्यों, क्योंकि ये तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ज्यादा कर रहा था, मतलब हार्ट रेट को ज्यादा कर रहा था, जबकि हार्ट रेट को कम करना है, मतलब इसको इनिबिट करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, इनिबिट करते हैं वेसोमोटर सेंटर को और स्टिमुलेट करते हैं वेगल नर्व को। अगर ये स्टिमुलेट हो गया, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी, हार्ट रेट कम होगी, हार्ट रेट कम होगी, वेसोडाइलेशन होगा, वेसोडाइलेशन होगा, बीपी कम हो जाएगी। अब उसी प्रकार और उसी तरह कीमोरिसेप्टर की बात की जाए, यहाँ पे बीपी कम है, बीपी कम है मतलब बीपी बढ़ानी है अपन को, बीपी बढ़ानी है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उल्टा सिस्टम होएगा। मतलब यहाँ पे अब की बार वेसोमोटर, अगर बीपी बढ़ानी है मतलब हार्ट रेट ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्ट रेट ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब वेसो कंस्ट्रक्टर करना होगा, वेसो कंस्ट्रक्टर होगा, मतलब यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब अब की बार जो वीएमसी, जो वेसोमोटर सेंटर है, ये तो स्टिमुलेट होगा और वेगल न्यूक्लियस है ये इनहिबिट होगा। तो यहाँ पे ये लिख रहा होगा कि अगर बीपी कम है, बीपी कम है, ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, कीमोरिसेप्टर एक्टिव होगा। और जब कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, और हाइपोक्सिया हुआ जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से। और जब कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, तो मैंने कहा कि ये तो यहाँ पे स्टिमुलेट होगा बट ये इनहिबिट होगा, वही चीजें हैं सर। और जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, वैसो कंस्ट्रक्टर होगा। तो ये चीजें अगर इस कंसेप्ट को अपन ढंग से देख लेते ना, तो ये वाली जो दोनों जो चीजें हैं ना, बहुत आसान है यार। ये जो लंबी लंबी आपको लाइनें दिख रही होगी ना, ये बहुत सिंपल है यार, अगर ध्यान से समझे तो इनको। बस ये दिखने पे लग रही है यार आपको लंबी लग रही है, बट अगर ढंग से समझे इनको तो चीजें टिप्सों पे होगी यार। करेक्ट। सेम सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स की अगर बात की जाए, इस्चेमिक एक वो कंडीशन है बॉडी की जिसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। और इसके अंदर भी क्या है कि बीपी कम होगी, ऑक्सीजन कम है मतलब बीपी कम है, ब्लड प्रेशर कम है। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा मतलब ब्लड का फ्लो भी कम होगा। कहां तक, ये अब जगह हो जाए, बात है, जब बीपी कम है मतलब बीपी बढ़ानी पड़ेगी, जब बीपी बढ़ानी पड़ेगी मतलब हार्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा, हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा मतलब वीएमसी को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, और वीएमसी को स्टिमुलेट करना पड़ेगा मतलब वीएन को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे वेसोमोटर सेंटर है, ये एक्टिव होगा, और जिसकी वजह से इस्चेमिया हो जाएगी ऑफ वेसोमोटर सेंटर, और जिसकी वजह से ये मैंने कहा ना अभी कि इसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, तो स्टिमुलेशन हो गया इसका, और जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज बढ़ जाता है कहाँ से, वेसोमोटर सेंटर से, और जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ी, वेसो कंस्ट्रक्टर हुआ, वेसो कंस्ट्रक्टर हुआ, बीपी बढ़ी। करेक्ट। तो ये तो हुई बात शॉर्ट टर्म की, जिसके अंदर तीन तरह के मैकेनिज्म पड़े, बेरो रिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर और सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स। अब मैं बात करता हूँ इंटरमीडिएट टर्म की। इंटरमीडिएट टर्म के अंदर मैंने कहा था कि ये कुछ हावर के अंदर एक्टिव होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं कुछ डे के अंदर तक। दो तरह के मैकेनिज्म है इसके अंदर, फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो शिफ्ट रहा होगा। इस यहाँ पे जो रिलैक्सेशन रहता है, एक स्ट्रेच रिलैक्सेशन होता है। तो दोनों ही केस के अंदर क्या है कि ब्लड बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो मैंने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड प्रेशर कम करना पड़ेगा, तो वासोडाइलेशन कंडीशन करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलपमेंट हुआ। जब बीपी ज्यादा है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलपमेंट हुआ। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से वो क्या है कि
फ्लो हुआ, पुश हुआ बाहर की तरफ एक इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, वो ब्लड वेजल्स से एक इंटरस्टिशियल के अंदर वो जो फ्लूइड चला गया, और जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाता है, एक ब्लड वेजल से रिड्यूस हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम घटेगा। अगर ब्लड वॉल्यूम घटा मतलब जिसकी वजह से रिड्यूस हुआ वेनस, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न है वो घटेगा, और वेनस रिटर्न घट गया मतलब वेसो डायलेटन कंडीशन हो गई, वेसो डायलेटन कंडीशन हो गई मतलब बीपी घट गया। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे बीपी कम था, यहाँ पे बीपी ज्यादा है, मतलब अगर कोई भी किसी भी तरह का फ्लूइड है अगर उसको मैं शिफ्ट करता हूं जिसकी वजह से बीपी घट जाता है, तो इसलिए इस मैकेनिज्म को बोला जाता है फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। स्ट्रेस रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे बीपी ज्यादा है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्लड वेजल्स होता है उसकी जो वॉल होती है उस पे क्या है, फोर्स लगता है, एक्सर्ट होता है उसकी वॉल पे, और जब ब्लड वेजल्स की वॉल पे फोर्स एक्सर्ट होगा जिसकी वजह से जो ब्लड वेजल्स है उसके अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है वो शुरू में तो क्या है, कॉन्ट्रेक्शन करेंगे स्मूथ मसल्स का, और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और बाद में वो क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो रिलैक्सेशन होंगे, और रिलैक्सेशन हो जाने की वजह से मैंने कहा कि रिलैक्सेशन हो गया अगर ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वेसोडाइलेटर एक्टिवेट हुआ, और वेसोडाइलेटर हुआ मतलब बीपी यहाँ पे कम हो गई। तो ये सारा मैकेनिज्म है स्ट्रेस रिलैक्सेशन की वजह से और ये फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म की वजह से। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म के बारे में। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये एक्टिव होता है कुछ डे के अंदर, और कंट्रोल होता है कुछ महीने और कुछ ईयर तक। ये इसके अंदर आता है एक रास मैकेनिज्म, रेनिन आर ए एस सब मतलब है, आर से है रेनिन, ए से है एल्डोस्टेरोन, ए से है एंजियोटेंसिनोजन, ए से सिस्टम, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम है। ये क्या करता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजन होता है, वो एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, जेजी सेल होता है, जेजी सेल क्या करता है कि एक रेनिन हार्मोन रिलीज करता है, और वो रेनिन होता है वो क्या करता है कि एंजियोटेंसिनोजन को एक एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट पे कन्वर्ट करता है। फिर हमारे लंग से एक फैक्टर रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है कि एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता है। ये सारा मैकेनिज्म के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। करेक्ट। उसके बाद में ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन का पूरा मैकेनिज्म मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, डिटेल में समझा रखा है यह सब चीजें। अब ये तीन तरह से सिस्टम एक्टिवेट करता है, एक वासो कंस्ट्रक्टर करके, एक एल्डोस्टेरोन से, एक एडीएच है। वासो कंस्ट्रक्टर है मतलब यहाँ पे वासो कंस्ट्रक्टर होता है मतलब यहाँ पे बीपी को बढ़ाएगा, वासो कंस्ट्रक्टर हुआ मतलब बीपी को बढ़ा देगा, कंस्ट्रक्ट कर देगा मतलब बढ़ा देगा। अब यहाँ पे सेकंड मैकेनिज्म है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि हमारा जो सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है एल्डोस्टेरोन। अब जब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जब इसने, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा मतलब वेनस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट बढ़ा, और वेनस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाने की वजह से हमारी बीपी बढ़ जाती है, मतलब ये भी बीपी बढ़ाने का काम करेगा। ये भी बीपी बढ़ा, इसने भी बीपी बढ़ा। और नेक्स्ट आता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कि लो डायूरेसिस को कम कर रहा होगा, मतलब ये हेल्प करता है वाटर का रिटेंशन में और एक्टिव करने में थ्रस्ट। हम ज्यादा पानी पीते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। तो तीन कारण है बीपी बढ़ने के इस लॉन्ग टर्म के अंदर भी, वासोकंस्ट्रक्टर, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म और एडीएच, इन तीनों के कारण ही हमारा बीपी बढ़ता है। ये तो कंस्ट्रक्टर करके बीपी बढ़ा देगा, ये सोडियम और वाटर रिएब्जॉर्प्शन करके बीपी बढ़ाएगा, और ये एडीएच हार्मोन्स को रिलीज करके बीपी बढ़ा देगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर ये जो ब्लड प्रेशर है उसके जो रेगुलेशन है उनके बारे में आपको ढंग से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।